नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नरक में स्वर्ग में सियासी भूचाल, संजय राउत की किताब ने खोले सत्ता के राज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में बड़ा बूस्ट, 50,000 करोड़ की मंजूरी प्रस्तावित। ऑपरेशन सिंदूर के असर से बड़ा सैन्य बजट। भुज एयरवेज से राजनाथ सिंह की हुंकार, पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी। तुलबुल प्रोजेक्ट पर सियासी टकराव, महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर बोला हमला। अमेठी में नारियल पानी से सियासत गर्म, अखिलेश का भाजपा पर वार। और सेना को मोदी के चरणों में बताया डीसीएम देवड़ा ने, बयान पर शुरू हुआ बवाल। और अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी में इन दिनों एक किताब को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। शिवसेना के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत की किताब नरक में स्वर्ग ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। राउत का दावा है कि अगर उन्होंने सारी सच्चाई लिख दी होती तो देश की सरकार हिल जाती। आइए आपको बताते हैं कि संजय राउत की इस किताब में कौन सा सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। संजय राउत की किताब नरक में स्वर्ग मराठी में प्रकाशित हो चुकी है और अब जुलाई में इसका अंग्रेजी संस्करण राहुल गांधी के हाथों लॉन्च होगा। विमोचन कार्यक्रम में जावेद अख्तर और शरद पवार जैसे नाम शामिल होंगे। लेकिन चर्चा किताब के कंटेंट की हो रही है, जो देश की सत्ता के दिल को बीनते हुए निकल रही है। राउत का दावा है कि यह किताब सिर्फ उनके अनुभव नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के कुछ अनदेखे अनकहे सच का आईना है। किताब में बहुत कुछ लिखा है। आप सिर्फ अमित शाह और मोदी को मत देखिए। भूतकाल में बहुत सी घटनाएं हुई है मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने। बाला साहब ठाकरे के साथ मैंने जीवन भर काम किया। जो मैंने देखा है उसमें से कुछ बातें मैंने लिखी। अगर पूरी बात मैं लिखता तो बीजेपी में और सरकार में केंद्र के हाहाकार मचता। लेकिन ये नीतिमत्ता जो है, हम जो मंत्र एथिक्स है, वो मैं उसका पालन करता हूँ। और अब बाला साहब ये नहीं है, इसलिए मैं ये बातें ज़्यादा नहीं लिखना चाहता। राउत ने सबसे बड़ा दावा किताब के उस अध्याय में किया है जहां संजय राउत कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार ने 2002 के बाद मोदी और अमित शाह को कानूनी संकटों से बचाया। राउत के मुताबिक गुजरात दंगों के दौरान देश की दो बड़ी हस्तियों ने शाह और मोदी को कानूनी शिकंजे से बाहर निकाला। शरद पवार ने एक सीबीआई अफसर से कहकर मदद करवाई और बाला साहेब ने किसी ताकतवर व्यक्ति को फोन कर अमित शाह की जमानत सुनिश्चित कराई। राउत का कहना है कि ये सब खुद उनके सामने हुआ था। आपने पूरी कहानी बता दी है, तो मैं इतना ही कहूँगा, ये सच है और मैं सच लिखा हूँ और सच बोलता हूँ। पूरी कहानी सच है। उससे भी बहुत सी बातें फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने मर्यादा का पालन करके वो नहीं लिखी है। राउत ने यह भी कहा है कि 20 साल पहले जब अमित शाह पहली बार मातोश्री आए थे तो वो सिर्फ एक विधायक थे और उन्हें कोई नहीं पहचानता था। यहाँ तक कि बाला साहेब ठाकरे ने भी उनसे कहा था, अरे संजय, ये तो वही है जिसकी हमने कभी मदद की थी, क्या ये वही है? 2014 में शाह फिर आए और बोले, हम फिर साथ काम करेंगे। राउत कहते हैं कि इन मुलाकातों के मायने किताब में दर्ज है। अमित शाह सिर्फ एक बार आए थे 2014 के बाद। हम फिर एक बार 2014 में जब अलायंस टूटा था शिवसेना बीजेपी का, उसके बाद आए थे कि हम वापस एक बार एक साथ काम करेंगे और अलायंस करेंगे, ये कहने के लिए मातोश्री पर आए। उस वक्त अमित शाह जी कोई बड़ी हस्ती नहीं थी, एक एमएलए थे और उनको कोई पहचानता नहीं था उस वक्त। बाला साहब ने भी उनको नहीं पहचाना। मुझे याद है कि एक दिन मुझे बाला साहब ने बाद में पूछा था, एक उनका कोई अखबार में फोटो आया था, मुझे पूछा था, अरे ये यही व्यक्ति है ना जो हमारे पास आई थी? मैंने कहा ये अमित शाह है। अखबार में फोटो आया था किसी ने, उनका कुछ, अरे संजय ये यही व्यक्ति है ना जिसको हमने कुछ मदद किया था। राउत कहते हैं कि उन्होंने पूरी सच्चाई किताब में नहीं लिखी क्योंकि मर्यादा और नैतिकता उनकी प्राथमिकता है।
राउत के मुताबिक अगर वो सब लिख देते तो देश में हाहाकार मच जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि देश उन्हें जानता है और उनकी बातें सुनता है। बाला साहेब ठाकरे अब नहीं है, इसलिए कई बातें उन्होंने जानबूझकर नहीं लिखी, लेकिन जो लिखा है वो काफी है सत्ता के तख्त को हिलाने के लिए। अरे मुझे संजय राउत को क्या पब्लिसिटी की जरूरत है क्या? आप 10 दिन मेरे पास आते हो मुझे पब्लिसिटी फ्री में देने के लिए, मेरी बात देश तक जाती है। हमें जरूरत नहीं है पब्लिसिटी की भाई। संजय राउत को देश पहचानता है, हम लिखते हैं, मैं जो लिखता हूँ वही हमारी पब्लिसिटी होती है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। संजय राउत की नर्क में स्वर्ग फिलहाल एक किताब है, लेकिन आने वाले वक्त में ये देश की राजनीति के लिए बड़ा सबक बन सकती है। खबर ये भी है कि शिवसेना नेता राउत की किताब में इस बड़े खुलासे के बाद कई बड़े राजनेता और जानकार इस किताब को पाने के लिए संपर्क कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि राउत ने इस किताब में और कौन कौन से बड़े राज लिखे हैं। बहरहाल अगर संजय राउत की इस किताब में लिखी बातों में सच्चाई का एक कतरा भी है तो ये किताब महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी बड़ा भूचाल लाने की कवायद की ओर बढ़ सकती है, जो सत्ता के सच को सामने लाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम स्वरूप भारत के रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है। ये वृद्धि अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिससे कुल रक्षा आवंटन 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। वर्तमान में रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए है, जो पहले से ही 2024-25 के बजट से 9.2% अधिक है। बढ़ा हुआ बजट अनुसंधान और विकास, हथियारों और अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र में मंजूरी मांगी जाएगी। रक्षा मंत्रालय को वर्तमान आवंटन सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है और कुल बजट का 13% है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था। इस ऑपरेशन के बाद रक्षा बजट में वृद्धि से भारत की रक्षा तैयारी में सुधार होगा। डिफेंस सेक्टर पर 2014 से ही नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस रहा है। वर्तमान आवंटन 2014-15 के बजट से काफी अधिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गुजरात के भुज वायुसेना स्टेशन का दौरा किया। इस एयरबेस को पिछले सप्ताह पाकिस्तानी सेना की ओर से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है। पाकिस्तान पर हमारी मिसाइल कहर बनकर बरसी हैं। उन्होंने पहलगाम में मारे गए निर्दोष नागरिकों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को नमन किया। रक्षा मंत्री ने घायल सैनिकों के साहस को भी नमन किया और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भुज की मिट्टी में देशभक्ति की खुशबू है और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का अडिग संकल्प है। उन्होंने वायु योद्धाओं और सशस्त्र बलों के जवानों को सलाम किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कल ही मैं श्रीनगर में सेना के अपने वीर जवानों से मिलकर लौटा हूं। आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला है। दोनों ही मोर्चों पर उच्च ऊर्जा और हाई जोश देखकर मैं फिर से आश्वस्त हो गया हूं कि भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश की मजबूत भुजा भुज में आप सबके बीच आकर मुझे स्वाभाविक रूप से गौरव की अनुभूति हो रही है और यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी साक्षी रहा है। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है, उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, तो क्या हम इस परियोजना को फिर से शुरू कर पाएंगे? इससे हमें नेविगेशन के लिए झेलम का उपयोग करने की अनुमति मिलने का लाभ मिलेगा। इससे डाउनस्ट्रीम बिजली परियोजनाओं के बिजली उत्पादन में भी सुधार होगा। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पानी जैसी आवश्यक और जीवन देने वाली चीज को हथियार बनाना अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय मामले को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का जोखिम भी है। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के बयान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक रूप से भड़काऊ बताया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेठी जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचकर राजनीतिक पारा गरमा दिया है। उन्होंने सड़कों किनारे ठेले पर नारियल पानी पीते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को बढ़ावा देकर ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा होगा। अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरते हुए लिखा है कि निवेशकों से भाजपाई एजेंट एडवांस में कमीशन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी बदलने के बाद टेंडर भी रद्द किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अमेठी में भाजपा गुमशुदा हो गई है। उन्होंने सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह व प्रजापति के बारे में लिखा है कि अमेठी के जिन लोगों ने पाला बदला है वो 3 वजहों से फिर कभी जीत नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे लोगों ने अपनी राजनीतिक संभावनाओं पर खुद ही फुल स्टॉप लगा दिया है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? कोई नहीं बताएगा। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीप देवड़ा एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। जबलपुर में आयोजित एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान देवड़ा ने कहा कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियां और फैसलों के कारण ही देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। देवड़ा ने ये भी दावा किया है कि देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। मन में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। कांग्रेसी नेताओं ने देवड़ा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सेना देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नतमस्तक होती है। देवड़ा का ये बयान अब विवाद का विषय बनता जा रहा है और विपक्षी दलों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत की किताब नरक में स्वर्ग अब महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा कर रही है। किताब में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणियों पर अब बीजेपी नेता और राज्य सरकार में मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणे ने सवाल पूछा है तो वे भड़क उठे। नीतीश राणे ने न सिर्फ संजय राउत पर पलटवार किया बल्कि उद्धव ठाकरे पर भी तंज कस डाला। राणे ने कहा कि अगर संजय राउत पूरी किताब लिख दें तो उद्धव ठाकरे खुद उन्हें नर्क भेज देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि जब राउत जेल में थे तब उन्होंने उद्धव ठाकरे की जमकर आलोचना की थी। हे पुस्तकामध्ये काही पानं कदाचित राहिली असतील लिहिलेली, कारण का संजय राजाराम राऊत हे वैयक्तिक जेलमध्ये असताना किंवा केस चालू असताना उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाला ज्या ज्या शिव्या दिलेल्या आहेत, जी नावं दिलेली आहेत त्याचा उल्लेख त्या पुस्तकामध्ये करायचं विसरलेले आहेत। त्याची आठवण कदाचित ज्यांच्या समोर त्यांनी शिव्या दिल्या, जेलमध्ये असताना उद्धव ठाकरे ती जी काय लायकी सातत्याने ते काढायचे दुसऱ्यांच्या समोर, त्याची जी माहिती काय आमच्यापर्यंत त्या लोकांनी दिलेली होती त्या बाबतीमध्ये उल्लेख करा ना, त्या पुस्तकामध्ये हिंमत असेल तर। नुसतं तुमचं प्रेम कशाला बाळासाहेब आणि उद्धव ठाकरेंवर दाखवताय? उद्धव ठाकरेची जी काय लायकी, कुटुंबाला शिव्या ह्याला पोचून दाखवतो एवढापर्यंत सांगण्याची मजाल याच संजय राजाराम राऊतची दिली होती। मग का त्या पुस्तकामध्ये उल्लेख लिहिले नाही? अर्ध अपुरं पुस्तक लिहू नये, पूर्ण पुस्तक करा, मग त्याला नरकात पोहोचवण्याचं काम उद्धव ठाकरेच करेल। वहीं संजय राउत की किताब में किए गए दावे पर महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के नेता और उद्योग मंत्री उदय सावंत ने कहा है कि ये देखना होगा कि संजय राउत ने किताब में सच लिखा है या फिर काल्पनिक। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी से बाला साहेब ठाकरे के अच्छे संबंध थे, वो हमेशा मोदी जी का हित चाहते थे, तो उनके आरोपों में नया क्या है? नहीं, उसमें मुझको जितने तक जानकारी है कि बाला साहब ने हर वक्त माननीय नरेंद्र मोदी साहब को और अमित शाह साहब को सपोर्ट किया है। ये पुस्तक में लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, वो सबको मालूम है। तो पुस्तक पढ़ के ही, बुक पढ़ के ही लोगों को पता चलेगा ऐसा नहीं है। वो पहले से ही सब जानते हैं कि पूरे दिल जान से माननीय बाला साहब नरेंद्र मोदी साहब के साथ थे और अमित भाई के साथ थे, तो उसमें नया क्या है? मौजूदा तनाव के बीच मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर पर कड़ी भड़ास निकाली है। उन्होंने असीम की टिप्पणी को असंवेदनशील बताते हुए कहा है कि हिंदुओं को गाली क्यों दे रहे हो। जावेद ने लिखा और याद दिलाया कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं की आबादी है और सभी का सम्मान जरूरी है। उनका कहना है कि सरकार या सेना की गलतियों का बोझ आम नागरिकों को नहीं उठाना चाहिए। जावेद अख्तर का ये बयान दोनों देशों के बीच सहानुभूति की जरूरत को दर्शाता है। आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है उसकी स्पीच सुनिए जरा, वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है? वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता। उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं तुझे। किस तरह का आदमी है भाई तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है। अब एक ऐसी खबर जो सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि जुड़ाव और समझदारी की भी मिसाल है। बीड़ जिले के आष्टी कस्बे की दो जुड़वा बहनें अनुष्का और तनुष्का देशपांडे इन दिनों सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया की सुर्खियों में है। वजह है उनका बिल्कुल एक जैसा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। जी हां, अनुष्का और तनुष्का दोनों ने 10वीं की परीक्षा में 96% अंक हासिल किए हैं। ये कोई इत्तेफाक भर नहीं है, दोनों एक साथ पढ़ती थी, स्कूल एक था, टाइम टेबल एक था और सपोर्ट सिस्टम भी एक दूसरे के लिए मजबूत बना। बात सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ये बहनें नृत्य में भी बराबर की पारंगत है। इनका कहना है कि दोनों ने एक दूसरे की कठिनाइयों को दूर किया और मिलकर परीक्षा की तैयारी की, इसलिए इस नतीजे में उन्हें चौंकाया नहीं बल्कि खुशी दी है। आष्टी शहर के दत्त मंदिर क्षेत्र में रहने वाली धीरज देशपांडे की ये बेटियां आज पूरे शहर का गौरव बन गई हैं।
परिवार, रिश्तेदार, शिक्षक और जानने वाले सभी ने इनकी इस मेहनत और सफलता की तारीफ की है। आइए अब सुनते हैं इन मेहनती बहनों की जुबानी उनकी इस अनोखी सफलता की कहानी। तनुष्का धीरज देशपांडे, मला SSC बोर्ड एक्झाममध्ये 96% मिळाले आहेत। त्याबद्दल मला खूप छान वाटते। सायन्समध्ये आमच्या दोघींनाही सेमच मार्क पडले, म्हणजे एकंदरीत सगळ्याच विषयांमध्ये सेमच मार्क। आम्ही दोघी जुळ्या बहिणी आहोत। आमच्या म्हणजे घरामध्ये कोणी आम्ही दोघीच बहिणी, कोणती म्हणजे भाऊ नाही आम्हाला। तर आम्ही एक शेड्यूल ठरवलं होतं, त्याप्रमाणेच आम्ही अभ्यास केला। सकाळी लवकर उठून रिव्हिजन केली आणि त्याचप्रमाणे शाळेतही आमचे टॉपिक वाईज टेस्ट घेतल्या गेल्या। त्याच्यामध्ये आम्ही खूप मेहनत घेऊन चांगले मार्क मिळवलेत। आमच्या दोघींना खूप आनंद झाला। अपेक्षा नव्हती की आमच्या दोघींना सेम मार्क्स मिळतील, पण ते मिळाले। महाराष्ट्र के सतारा के सूखाग्रस्त मानखटाव तालुका में आखिरकार राहत की बौछार हुई है। वर्षों की मांग और संघर्ष के बाद अंधली बांध से राणद तालाब तक पानी लाने का सपना अब हकीकत में बदल गया है। जेहे कटापुर योजना के तहत इस पानी को लाने में मंत्री जय कुमार गोरे को बड़ी कामयाबी मिली है। मानखटाव तालुका के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। जो इलाके आज तक प्यासे रहे, वहां अब पानी पहुंच चुका है। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और ग्रामीण विकास मंत्री जय कुमार गोरे ने जल पूजा कर इसे ऐतिहासिक पल बताया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री विखे पाटिल ने शरद पवार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिन्होंने कभी इस जमीन को अनुत्पादक कहा था, आज वही जमीन पानी से लहलहा रही है। त्यांची भूमिकाच ही होती पहिल्यापासून। कुशळाच्या शेतीला पाणी देऊन काय साध्य होणार आहे? दुष्काळ भागाला पाणी देणं म्हणजे हे अनुत्पादक स्वरूपाचं काम आहे। हे महाराष्ट्राच्या जाणत्या राजानं पूर्वी सांगितलेलं होतं। आणि म्हणून ज्यांच्या नेतृत्वाखाली या भागाचे नेते काम करायचे, त्यांचा नेता सांगतो की दुष्काळी भागाला पाणी देणं हे व्यावहारिक नाहीये। मग त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या लोकांकडून पाणी मिळण्याच्या अपेक्षा तरी काय करायचे? किती पिढ्यांचा तळतळाट आपण पाहिला। आणि मला वाटतं 2009 साली जयकुमारजींच्या नावाचं वादळ आलं आणि आज हा दुष्काळी तालुका सुजलाम सुफलाम होताना पाहतोय, याचा आनंद तुमच्यावर मला सुद्धा प्रचंड आहे। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री जय कुमार गोरे ने जहां अपनी जीत को जनता के नाम किया, वहीं शरद पवार और रामराजे नायक निंबालकर पर भी सीधा हमला बोला। मंत्री जय कुमार गोरे ने कहा, जिन्होंने कहा था कि इस इलाके में कभी पानी नहीं आएगा, हमने उनके दावे झूठे साबित कर दिए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि इस योजना में माण तालुका के 34 गांवों की प्यास बुझ जाएगी। मानखटावच्या मातीमध्ये पाणी देण्यासाठी जी लोक साहेब होती, ज्यांना अधिकार होते, जी लोक पाणी देऊ शकले असती, त्या लोकांनी साहेब त्या कालखंडात पाणी दिलं नाही। त्यांनी काय केलं असेल साहेब? फक्त जयकुमार गोरेला अडवण्याचं काम केलं। फलटणचे नेते 20 वर्ष फलटणचा नेता या खात्याचा मंत्री होता साहेब। 20 वर्ष मंत्री होता। रामराजांच्याकडे ते खातं होतं साहेब। ज्या खात्याचा मंत्री होते तेच सांगत होते की पृथ्वीच्या अंतापर्यंत या मानखटावच्या मातीत पाणी येणार नाही। साहेब कुणाकडे पाणी मागायचं? इथं पाणी देण्यासंदर्भात कधीच प्रयत्न केले नाही। पाणी द्यायसाठी कधी वेळ दिला नाही। जेवढा वेळ साहेब जयकुमार गोरेला राजकारणात संपवण्यासाठी त्यांनी दिला, त्याच्यातला अर्धा वेळ जरी त्यांनी दिला असता या मानखटावमध्ये पाणी येण्यासाठी, तर साहेब पाणी आला असतं। और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आरसीबी टीम एम चिन्नास्वामी में अभ्यास कर रही थी, तभी तेज बारिश आ गई और ये देख ऑस्ट्रेलिया प्लेयर टिम डेविड अपने आप को रोक नहीं पाए और मैदान के बीचों बीच आ गए। उन्होंने अपनी ड्रेस उतार दी और ग्राउंड में जमीन पर भरे हुए पानी में लोटपोट होने लगे। उनका ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। टिम डेविड ने बारिश में खूब मस्ती की और पानी में डाई लगाकर एंजॉय किया। आपको बता दें कि आरसीबी टीम ऐसे मौसम से दुखी नहीं है, क्योंकि अगर बारिश के कारण मैच रद्द भी हुआ तो टीम प्लेऑफ में अपना टिकट कंफर्म कर लेगी। टिम डेविड के साथ फिल सॉल्ट, लुंगी एंड गिडी भी आईपीएल मैचों के लिए भारत लौट आए हैं। विराट कोहली, रजत पाटीदार समेत सभी भारतीय प्लेयर्स ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। आईपीएल बहाल होने के बाद पहला मैच शनिवार को आरसीबी और केकेआर के बीच होगा। एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को ट्यूमर हुआ है, जिसकी जानकारी उनके पति शोएब इब्राहिम ने अपने यूट्यूब चैनल पर साझा की है। शोएब ने बताया है कि दीपिका को पेट में दर्द था, जिसके बाद उन्होंने स्कैन करवाया और रिपोर्ट में ट्यूमर का पता चला है। डॉक्टर ने आगे की जांच की सलाह दी है, जिसमें कैंसर के लक्षण नहीं पाए गए। हालांकि ट्यूमर का इलाज सर्जरी के बिना नहीं किया जा सकता है। दीपिका को जल्द ही ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। शोएब ने बताया है कि दीपिका की सर्जरी होगी और ट्यूमर को उसके शरीर से बाहर निकाला जाएगा। दीपिका 3 दिनों से जांच के लिए अस्पताल में है और अब डॉक्टर के कहने पर ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाएगा। वर्क फ्रंट की बात की जाए तो दीपिका आखिरी बार सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में नजर आई थी। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो करना था वो कर दिया। देश की बात आती है तो हम सब एक साथ खड़े होते हैं। अनिल कपूर ने हमारे सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त किया। अनिल कपूर ने कहा कि भारत भूलता नहीं, भारत माफ नहीं करता। उन्होंने सशस्त्र बलों की वीरता और मजबूती की प्रशंसा की। अनिल कपूर का ये पोस्ट देशभक्ति और सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।